हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 14 मार्च 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 11 पे पावर 9 प्लस 7 को 10 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 8। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सिंधु घाटी से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक सुदृढ़ एवं संगठित रखने के लिए शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था। कोलकाता से पेशावर तक जोड़ने वाली इसी मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से पुनः नामित किया गया था और वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच में विस्तृत है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया। इन्होंने कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया और कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 32। देश भर के टोटल 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 52%। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आंकड़ों के मानक विचलन की गणना कीजिए 3, 4, 5, 6, 7। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए √2। फिर क्वेश्चन नंबर 7, यदि 2.5x इक्वल्स टू 0.05y है तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y प्लस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 49 डिवाइडेड बाई 51। फिर क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक समानांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप इसके सबसे छोटे कोण के माप के दोगुने से 12 डिग्री कम है तो समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 116 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रॉलेट अधिनियम। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज अधिकारी ने अकारण उस सभा पर गोली चलवा दी। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है और यह 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, संख्या 0.12464 बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 617/4950। फिर क्वेश्चन नंबर 11, किसी कूट भाषा में डम्बलडोर को DOREELDUMB लिखा जाता है और इंडिविजुअल को DUALIVINDI लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में अपेंडिसेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ICESDNAPPE। फिर क्वेश्चन नंबर 12, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपने पूर्ण महासभा का आह्वान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सितंबर।
संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है और इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है और यही केवल सर्वांगीण संस्था है जिसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है। महासभा का नियमित अधिवेशन प्रति वर्ष सितंबर माह में होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कक्षा में प्रस्तुति के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अधिक उपयोगी है। इसके द्वारा अपने विचारों को बताने के लिए स्लाइड्स फॉर्मेट में मल्टीमीडिया विशेषताओं जैसे फोटो, वीडियो और वॉइस के साथ ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, शेयर, प्रेजेंट एवं प्रिंट आदि करने का कार्य कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 500। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, -1। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 280। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 2 पे पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 पे पावर 3 इंटू 7 के कितने गुणनखंड सम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 280। फिर क्वेश्चन नंबर 17, दो अभाज्य संख्याओं x और y जहाँ x इज ग्रेटर देन y का एलसीएम 119 है। 3y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्री मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के सदन के नेता नहीं रहे बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। सड़क घनत्व के मामले में प्रथम स्थान पर केरल तथा द्वितीय स्थान पर त्रिपुरा राज्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लखनऊ। 1916 ईस्वी में अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ था जिसमें गांधी जी भी उपस्थित थे। गांधी जी की मुलाकात चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल से हुई। राजकुमार शुक्ल ने उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह कर वहां के किसानों को इन 3 कठिया पद्धति से मुक्ति प्रदान की और गांधी जी की सफलता के पश्चात ही टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि भी प्रदान की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 20,000 किलोमीटर। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और 14,000 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सी नदी दादरा और नागर हवेली में बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दमन। गुजरात के सह्याद्री पर्वत से निकलकर अरब सागर की तरफ बहने वाली दमन गंगा नदी दादर और नागर हवेली में बहती है। यह यहाँ की सिंचाई का मुख्य स्रोत भी है और इसकी कुल लंबाई 131 किलोमीटर है। वापी और सिलवासा नगर इसी के किनारे पर बसे हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 59। यहाँ पे ये सीरीज दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 59 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है
जो मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। इसे 2 जुलाई 2004 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था और इस स्टेशन की इमारत विक्टोरियन गोथिक शैली में बनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, ए से एच तक सभी एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में हो। ई बाएं से 5वें स्थान पर है और ए दाएं से 5वें स्थान पर है। बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। एच एक सिरे पर है और डी का पड़ोसी नहीं है। सी और ई के बीच में ए है। ई और जी के बीच 2 व्यक्ति हैं। ए और डी के बीच 3 व्यक्ति हैं। सी के दाई और चौथे व्यक्ति के बाई और तीसरा व्यक्ति कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ए। फिर क्वेश्चन नंबर 26, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 थी, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है और यह भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जहां की जनसंख्या 6,10,577 है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इंदौर में। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पहली समकालीन जनगणना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1881 में। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो द्वारा कराई गई थी और भारत की समकालीन जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई थी। और बात करें अगर स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की तो ये 1951 ईस्वी में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोन्ड्रोसाइट। रक्त एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। मानव रक्त में ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट पाया जाता है, जबकि मानव रक्त में कोन्ड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन इनमें से किस शहर में किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिश्केक। संघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है और इसकी स्थापना चीन, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा 15 जून 2001 को संघाई में की गई थी। भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में इस संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है और 2019 में आयोजित संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की राज्य परिषदों के प्रमुखों की बैठक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, -8/15। फिर क्वेश्चन नंबर 32, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस यानी जीव द्रव्य कुंजन कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 33, भारत ने साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रॉम्बे, मुंबई। साइरस ट्रॉम्बे मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में बना एक अनुसंधान रिएक्टर था और इसे कनाडा द्वारा 1954 में भारत को सौंपा गया था। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रॉम्बे। फिर क्वेश्चन नंबर 34, 2 समबहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है, उनकी लंबाइयों का अनुपात 7:5 है और बड़े बहुभुज का क्षेत्रफल 1127 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 575 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए,
खान अब्दुल गफ्फार खान है। भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। खुदाई खिदमतगार एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक से है और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 45 डेसिबल। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक संवैधानिक संगठन है। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन सितंबर 1974 ईस्वी में किया गया था। रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर 45 डेसिबल है और दिन में ये 55 डेसिबल है। औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमेय सीमा दिन के लिए 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल है और वाणिज्यिक क्षेत्रों में यह क्रमशः 65 डेसिबल और रात के समय 55 डेसिबल है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, साल्तोरो कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान सीमा। साल्तोरो कांगरी चोटी भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 7,742 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी और चौथी संख्या का क्रमशः पहली और तीसरी संख्या से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 112। फिर क्वेश्चन नंबर 39, यदि a by b इक्वल्स टू b by c इक्वल्स टू c by d है तो b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस d क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इनमें से किसके बराबर होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए d by a। फिर क्वेश्चन नंबर 40, एक बस अपनी वास्तविक चाल की 7/8 चाल से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 16 मिनट में तय करती है। बस की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया है क्योंकि बस का वास्तविक चाल 37.89 किलोमीटर पर आवर होगा जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, लेह मनाली राजमार्ग का निर्माण एवं रख रखाव किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी सीमा सड़क संगठन। लेह मनाली राजमार्ग उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के मनाली और लद्दाख के लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग है और इसकी कुल लंबाई 428 किलोमीटर है। इसका निर्माण एवं रख रखाव सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा किया जाता है और सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, मैं उसके खर्च करने के तरीकों को देखने वाला हूँ क्योंकि मैंने ध्यान दिया है कि उसकी प्रवृत्ति फिजूल खर्ची की है। यहाँ पे इस कथन को पढ़ना है और निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष कथन के संबंध में मान्य है ये बताना है। तो अब निष्कर्ष है कि वक्ता उसका शुभचिंतक है। निष्कर्ष बी है वह अपनी आय से अधिक खर्च कर रही है। निष्कर्ष सी है वक्ता उसका चिंतित पिता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी केवल ए। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना कीजिए। 5.2, 13.3, 17.5, 19.5 और 21.4 इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15.38। फिर क्वेश्चन नंबर 44, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए महर्षि वेदव्यास। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक महर्षि वेदव्यास थे और यह संस्कृत का सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। इसीलिए इसे सतसाहस्त्री संहिता भी कहते हैं और महाभारत में मूलतः कौरवों और पांडवों का संघर्ष वर्णित है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियां समान है तो ए का वेतन कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3440 रुपीज। फिर क्वेश्चन नंबर 46,
5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी और ई प्रत्येक अलग अलग रंग काले, सफेद, नीले, पीले, लाल रंग की कार के साथ एक रेस में भाग ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। नीली कार रेस में सबसे आगे है और ए रेस में सबसे धीमा व्यक्ति है। जिस व्यक्ति के पास लाल कार है वह ई के ठीक पीछे है। बी के पास सफेद कार है और उसे दूसरे स्थान पर रहने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को पार करने की आवश्यकता है। सी डी के ठीक पीछे है, जो पीछे से दूसरे स्थान पर है। वह काली कार नहीं चला रहा है। पीली कार कौन चला रहा है और रेस में उसका स्थान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई। जो पीली कार है वह ई चला रहा है और रेस में उसका स्थान चौथा है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया है और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है, के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गिरीश कर्नाड। तुगलक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित 1964 का भारतीय कन्नड़ भाषा का नाटक है। 13 दृश्यों का नाटक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान सेट किया गया है। नाटक में नायक तुगलक को महान विचारों और एक भव्य दृष्टि के रूप में चित्रित किया गया है और तुगलक नाटक का हिंदी अनुवाद प्रसिद्ध नाटककार बीवी कारित ने भी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 49, किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लस और डिवीजन को। फिर क्वेश्चन नंबर 50, उस वेन आरेख का चयन करें जो वर्णों के दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पक्षी, शुतुरमुर्ग और चमगादड़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का वेन डायग्राम पक्षी, शुतुरमुर्ग और चमगादड़ के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है, क्योंकि शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है जबकि चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। इस वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, कुछ नोटबुक लैपटॉप है। कथन 2 है, सभी लैपटॉप वॉलेट है। निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष सही है? निष्कर्ष ए है, कुछ वॉलेट नोटबुक है। निष्कर्ष बी है, कुछ लैपटॉप वॉलेट है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए और बी दोनों। ए और बी दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 8 वर्ष बाद स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 होल 3/5 टाइम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 53, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/3। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसी विशेष कूट भाषा में कैलकुलेटर को ACCLLUTARO लिखा जाता है और हार्ट ब्रेक को EHRABTERK लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एक्सेट्रा को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, KEESTKAR। फिर क्वेश्चन नंबर 55, दो सकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं जिनमें आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या आंतरिक वृत्त की त्रिज्या से 50% अधिक है। दोनों वृत्तों के मध्य निर्मित वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 990 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए समीकरण को हल कीजिए। 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल्स टू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 0.05। फिर क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से किसे वर्ष 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित नहीं किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी,
एसपी बालसुब्रमण्यम को। बालसुब्रमण्यम एक भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता, संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। इन्होंने 6 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार तेलुगु सिनेमा में नंदी पुरस्कार जीता था, लेकिन इन्हें अभी तक पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित सादृश्य में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए MZI। फिर क्वेश्चन नंबर 59, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 14:3। अमोनिया हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर अनुपात 14:3 है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, एक व्यक्ति की फोटो देखकर एक लड़की ने कहा, उसकी बेटी के चाचा की पत्नी मेरी माँ है। उस लड़की का फोटो में मौजूद व्यक्ति की माँ से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेटे की बेटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, पदार्थ को वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों द्वारा कितने मूल तत्वों का वर्णन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व के नाम से जाना जाता है। और ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कारा को। कारा पादप को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्यतः जलीय पादप होते हैं। इसमें जल एवं अन्य चीजों के शरीर के एक से दूसरे स्थान में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। यह पादप तथा पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 343(1) के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के समूह के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या समूह में दी गई संख्याओं के बीच है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 18, 5 और 95। जिस प्रकार का संबंध 15, 7 और 110 के बीच में है, वही संबंध 18, 5 और 95 के बीच में भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है। उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर इन 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 45 मिनट। फिर क्वेश्चन नंबर 66, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका LCM 105 है। इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 14। फिर क्वेश्चन नंबर 67, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह के दौरान हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन नील की खेती के विरोध में अंग्रेजों के विरोध में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 68, दी गई आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया है और बताना है कि इस डायग्राम को बनाने के लिए कितने स्ट्रेट लाइंस की जरूरत होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 17। फिर क्वेश्चन नंबर 69, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा साधारण ब्याज की 3 होल 1/2% दर पर, 1/3 हिस्सा 7 होल 1/2% दर पर और शेष हिस्सा 8% दर पर निवेश करता है। यदि प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज की राशि 2,576 रुपये है तो निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 38,400। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1/3। फिर क्वेश्चन नंबर 71, 156, 455 और 1183 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 13। फिर क्वेश्चन नंबर 72, यदि x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 73, उस पद का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 62T17। फिर क्वेश्चन नंबर 74, भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1872 में। भारत की प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और भारत की समकालीन जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और बात करें अगर स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की तो ये 1951 ईस्वी में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 75, पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। पहली पीढ़ी का काल 1946 से लेकर 1959 तक था और पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों ने सीपीयू के लिए मेमोरी और परिपथ के लिए बुनियादी घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला नमक सत्याग्रह, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन और चौथा असहयोग आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर होगा चौथा असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। फिर होगा पहला नमक सत्याग्रह जो कि 12 मार्च 1930 को हुआ था और सबसे अंत में होगा तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 77, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ाकर 12/2% किया जाता है तो एक व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय में 369 रुपये की वृद्धि होती है। उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 8,200 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी कहा जाता है। यह मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारत किस वर्ष संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 2017 में। भारत 2017 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 80, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 81, यदि 19 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 24%। फिर क्वेश्चन नंबर 82, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 25, 45 और 55 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 9900। फिर क्वेश्चन नंबर 83, 2 पुरुष और 3 महिलाएं 7 दिन में 49 रुपये कमा सकते हैं। 3 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में 96 रुपये कमा सकते हैं। 1 पुरुष और 1 महिला को 27 रुपये कमाने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 9 दिन।
फिर क्वेश्चन नंबर 84, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 85, यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 56 होल 1/4%। फिर क्वेश्चन नंबर 86, पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। पाई चार्ट विभिन्न दैनिक गतिविधियों में लगने वाले घंटों की संख्या को दर्शाता है। एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है और इस पाई चार्ट में दिन भर में जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं उनको दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि दिन का कितना हिस्सा स्कूल और अन्य गतिविधियों में बिताया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3/8। फिर क्वेश्चन नंबर 87, पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। पाई चार्ट विभिन्न दैनिक गतिविधियों में लगने वाले घंटों की संख्या को दर्शाता है और एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ भी वही सेम पाई चार्ट दिया है और इस पाई चार्ट को देखकर पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है कि सोने से संबंधित केंद्रीय कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 120 डिग्री। यहाँ पे सोने का जो केंद्रीय कोण है उसका माप ज्ञात करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 88, पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। पाई चार्ट विभिन्न दैनिक गतिविधियों में लगने वाले घंटों की संख्या को दर्शाता है। एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे एक और प्रश्न दिया है कि एक दिन में खेलकूद के लिए बिताए जाने वाले घंटों का प्रतिशत कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 12.5%। यहाँ पे खेलकूद के लिए 12.5% जो टाइम है वो दिया जा रहा है दिन का। फिर क्वेश्चन नंबर 89, पाई चार्ट विभिन्न दैनिक गतिविधियों में लगने वाले घंटों की संख्या को दर्शाता है। एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यदि कोई छात्र अन्य गतिविधियों के लिए 2 घंटे के बजाय 4 घंटे समर्पित करता है और स्कूल व खेलकूद की गतिविधियों में से प्रत्येक में से 1 घंटा कम करता है तो स्कूल के घंटों में लगभग कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 14% की। फिर क्वेश्चन नंबर 90, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कथन है कर चोरी से निपटने के लिए सख्त सरकारी नीति लागू की जानी चाहिए। निष्कर्ष है धारणा है बहुत से लोग समय पर अपने कर जमा करते हैं। धारणा 2 है जिनकी आय बहुत अधिक है वे समय पर कर जमा नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, न तो धारणा 1 और न ही 2 निहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दिए गए 4 अक्षर युग्मों में से किन्हीं 3 में पहला अक्षर दूसरे अक्षर से एक निश्चित तरीके से संगत है। असंगत अक्षर युग्म की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी NE। फिर क्वेश्चन नंबर 92, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो कथन है कोई दर्पण धूप के चश्मे नहीं है, सभी दर्पण लेंस हैं। निष्कर्ष 1 है सभी धूप के चश्मे लेंस हैं। निष्कर्ष 2 है कुछ धूप के चश्मे लेंस हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे बताना है कि सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी KPU1। फिर क्वेश्चन नंबर 94, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे इन चारों ही ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो असंगत है, यानी कि बाकी 3 से अलग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिसाइल प्रक्षेप पथ। दिए गए ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ए है
वो तीनों से असंगत है, क्योंकि बाकी तीनों में औजार और उनका होने वाला उपयोग में संबंध बताया गया है, जबकि मिसाइल और प्रक्षेप पथ में ऐसा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 162। फिर क्वेश्चन नंबर 96, एक मेज पर 6 व्यक्ति ए, बी, सी, के, एल और एम एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से 3 उत्तर की ओर और शेष दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए एल के सम्मुख नहीं है, जो किसी एक सिरे पर है। के मध्य स्थितियों में से किसी एक पर है और एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। सी किसी एक सिरे पर है। ए के सम्मुख नहीं है। सी और एल एक ही तरफ है। बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एल। बी के दाईं ओर ठीक बगल में एल बैठा है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 343। फिर क्वेश्चन नंबर 98, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 75। फिर क्वेश्चन नंबर 99, 7.17 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में लिखिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 7 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 100, ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक गोल मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जहां सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी सी के दाईं ओर ठीक बगल में है। यदि ई और एफ अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ई ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। डी एफ का निकटतम पड़ोसी है। यदि डी और ई अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी डी। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।